चलिए देखते हैं। हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि रोज एक केस पैथोलॉजी का हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नया केस रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के पैथोलॉजी से एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसका एक एक का डिस्कशन होगा। रोज एक केस आपके सामने आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे। ये देखते हैं अस्थमा। अस्थमा जो ये नॉर्मली ये जो बीमारी होता है एयरवे की बीमारी होती है। एयरवे मेनली जो होता है ब्रोंकियल एयरवे। नॉर्मली ये जो है आप कह सकते हैं इसको कि ये रिवर्सिबल होता है। नॉर्मली ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। जिसमें कि ब्रोंकियल एयरवे जैसे समझिए कि मान लीजिए कि जब हम क्या होता है कि नॉर्मली जब पर्सन इंस्पायरेशन कर रहा है और जब पर्सन एक्सपायरेशन कर रहा है, ठीक है, तो जो ब्रोंकस है ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन के दौरान वो क्या होता है, वो तो उसकी डायमीटर थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। लेकिन वही एक्सपायरेशन के समय क्या होता है, उसकी डायमीटर थोड़ी कम होती है। मतलब क्या है समझिए, जैसे ये है आपका ब्रोंकियल पाथवे, ठीक। और जो इधर मान लीजिए जो पैरेन्काइमल सेल है लंग्स में, तो जब क्या होता है, जब एयर इसमें एंट्री करता है, ठीक है, तो ये लंग्स जब फैलेगा डिस्टेंडेड होगा, ठीक है, तो पैरेन्काइमल जो ये डिस्टेंडेड होगा तो इसके साथ ये भी अटैच है ब्रोंकियल्स वाला पार्ट, तो ये भी क्या होगा, फैलेगा, ठीक है। तो इंस्पायरेशन के दौरान तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन क्या होता है एक्सपायरेशन के दौरान जो ये इसका ब्रोंकस है वो रिलैक्स करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। एक्सपायरेशन के दौरान ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो उस दौरान क्या होगा, अब क्या है कि पहले से ये जो है आपका जो उसका म्यूकस है, स्मूथ मसल्स है, वो पहले से हाइपरप्लेजिया हो चुका है। हाइपरप्लेजिया मसल्स का जो है स्मूथ मसल वो हाइपरप्लेजिक हो चुका है। म्यूकस ग्लैंड का सिक्रीशन, म्यूकस ग्लैंड भी ज़्यादातर इसमें बन गया है और इसमें क्या है कि म्यूकस का भी फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ऑलरेडी इसका जो इसका अंदर से जो डायमीटर है वो पहले से ही छोटा हो चुका है इसके चलते। और आप इसके बाद एक्सपायरेशन जो होता है ये और कम कर देता है। एक्सपायरेशन में तो चलिए थोड़ा सा बड़ा है डायमीटर तो सस्टेन कर जाता है। और ये भी जानते हैं कि इंस्पायरेशन जो होता है वो आपका एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक। लेकिन एक्सपायरेशन है जो कि पैसिव प्रोसेस होता है। तो नॉर्मली ये क्या कर पाता है कि पूरी तरह से एयर को बाहर नहीं निकाल पाता है, ठीक है, एक्सपायरेशन के दौरान। तो एयर ट्रैप हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या कारण होता है एयर ट्रैप में, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका मेजर पैथोजेनेसिस क्या होता है। इसको समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो भी है मेनली क्या है कि ये जेनेटिकल भी हो सकता है, फिर एलर्जिक्स भी हो सकता है। जैसे इसमें हम पढ़ते हैं जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि ये सबसे पहले जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होता है, ठीक है। कब, जब ये एक्सपोज होगा किसी एक्सटर्नल एलर्जेंस के साथ। अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एलर्जेंस है, कुछ भी है, जैसे पॉलन डस्ट है चाहे कुछ भी, ठीक है, तो इसके चलते ये क्या होगा, ये शो करता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। जिसमें कि इसमें क्या होता है कि नॉर्मली बहुत सारा चीज़ में ये एटोपी शो करता है। मीन्स एटोपी फैमिली हिस्ट्री शो करता है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी,
मान लीजिए अगर किसी फैमिली में एलर्जी है किसी चीज़ का, तो उसमें अगर कोई उसमें ये प्रॉब्लम अस्थमेटिक प्रॉब्लम है किसी के चलते, तो ये ज़्यादा चांसेस होता है कि उसमें अस्थमेटिक कुछ आए फीचर्स। दूसरा कारण क्या है कि मान लीजिए कि जैसे पहली बार पैथोजन एंट्री किया, ठीक, जब पहली बार पैथोजन एंट्री करता है बॉडी में, ठीक, तो इनिशियल जो सेंसिटाइजेशन होता है, इनिशियल सेंसिटाइजेशन जो होता है, ठीक है, इनिशियल सेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि वो इंड्यूस करता है, ये इंड्यूस करता है, इनिशियल सेंसिटाइजेशन हुआ किसी एलर्जेंस का, किसी एलर्जेंस का इनिशियल सेंसिटाइजेशन हुआ किसी एलर्जेंस का, तो वो इंडक्शन करता है, एक्टिवेशन करता है, ठीक है, किसका, तो टी हेल्पर 2 सेल्स को, टी हेल्पर 2 सेल्स का, और इसको कहते हैं CD4 सेल, CD4 TH2 सेल को, ठीक है, जो कि रिलीज करता है, इसको इंडक्शन से ये रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13 भी, ठीक। तो इंटरल्यूकिन 4 जो है इसका काम क्या है कि ये जैसे इंटरल्यूकिन आया तो ये स्विचिंग इफेक्ट कर दे, स्विचिंग टू IgE प्रोडक्शन, ठीक है, ये IgE प्रोडक्शन का क्या करता है, अमाउंट बढ़ाने लगता है, ठीक है। और जो इंटरल्यूकिन 5 है ये क्या करता है कि ये प्रोडक्शन जो है एंड एक्टिवेशन ऑफ इएसनोफिल्स बढ़ा देता है। कोई भी इनिशियल सेंसिटाइजेशन हुआ किसी इनहेल्ड एलर्जेंस के चलते, तो वो टी हेल्पर 2 सेल को इंड्यूस करता है, और इंड्यूस करने के बाद वो रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5। तो इंटरल्यूकिन जो 4 है वो क्या करता है कि IgE का प्रोडक्शन कराता है, और इंटरल्यूकिन 5 जो है वो प्रोडक्शन कराता है और एक्टिवेशन करता है इएसनोफिल्स का, ठीक है। और क्या होता है कि नॉर्मली इसके बाद जो है इसके बाद क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई इनहेल्ड एंटीजन गया, जो भी हम लोग एंटीजन को इनहेल्ड किए हैं, ठीक है, वो जाके क्रॉस लिंक करता है, क्रॉस लिंक करता है मतलब ये ज्वाइंट होता है, क्रॉस लिंक करता है IgE एंटीबॉडी के साथ। जब IgE एंटीबॉडी के साथ कहाँ करेगा, तो मास्ट सेल पे, मास्ट सेल पे, जब वो मास्ट सेल पे बाइंड करेगा, ठीक है, और कहाँ ये मास्ट सेल कहाँ है, म्यूकोजा में, म्यूकोजल सेल्स पे, ठीक है, म्यूकोजल सरफेस पे। जब ये म्यूकोजल सरफेस पे है तो ये क्या करेगा कि इस मास्ट सेल से रिलीज होगा हिस्टामिन, ठीक, हिस्टामिन रिलीज होगा, और भी कुछ मेडिएटर्स रिलीज होंगे, ठीक है। और उस मेडिएटर्स का काम क्या होगा कि जो भी ये मेडिएटर्स रिलीज होंगे इनका काम होगा कि आप एक्टिवेट कराइएगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, और दूसरा का क्या है, और म्यूकस का प्रोडक्शन भी कराते हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन कराएं, और जो वहाँ पे WBC चाहे ल्यूकोसाइट्स का इन्फ्लक्स कराते हैं, मतलब वहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ल्यूकोसाइट वहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इनहेल्ड, अगर इनहेल्ड एंटीजन है वो क्रॉस लिंक करता है किसके साथ, IgE एंटीबॉडी के साथ, ठीक है, क्रॉस लिंक करता है, और वो मास्ट सेल पे होता है। जैसे देखिए यह मास्ट सेल, और इस पे जो ये एंटीजन लगा है, ठीक है, IgE एंटीबॉडी, ठीक है,
IgE एंटीबॉडी है और इस पे अटैच करता है आके, ये जब एंटीजन अटैच करता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन शो करता है और ये रिलीज करता है हिस्टामिन्स और कुछ मेडिएटर्स, जो भी मेडिएटर जैसे ब्रेडिकाइनिन, ये सब रिलीज करता है, ठीक है। और ये सब क्या करता है कि मेनली जो आपके जैसे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, म्यूकस का प्रोडक्शन कराता है और ल्यूकोसाइट्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। और सबसे क्या होता है कि बहुत सारा कभी कभी क्या होता है कि ये तो अर्ली अर्ली रिएक्शंस होते हैं, कुछ लेट फेज में, ठीक है, कुछ लेट फेज जो रिएक्शंस हैं, जैसे इसमें क्या होता है, लेट फेज रिएक्शंस में क्या होता है कि लगभग 4 से 8 घंटा बाद जो भी एलर्जीज हुआ है, चाहे एलर्जेंस एंट्री किया है, उसके लगभग 4 से 8 घंटा बाद क्या होता है कि नॉर्मली जो है ये रिलीज करता है ईओटैक्सिन, एक कंपाउंड होता है ईओटैक्सिन जो प्रोड्यूस होता है, जो कि मेनली ये जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय TH2 लिम्फोसाइट्स, ये TH2 लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस करता है। और किसके स्टिमुलेशन से, तो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 के स्टिमुलेशन से लेट फेज ऑफ रिएक्टेंट में ईओटॉक्सिन रिलीज होता है। ईओटैक्सिन क्या करता है कि ये प्रोड्यूस होता है TH2 लिम्फोसाइट्स द्वारा, ठीक है। इनका जो काम है मेनली ये एक्ट करते हैं कीमोटैक्टिक एजेंट्स की तरह, कीमोटैक्टिक, ठीक है, कीमोटैक्टिक एजेंट्स की तरह काम करते हैं। और ये जो कीमोटैक्टिक एजेंट्स है मेनली क्या करता है, किसको किस मतलब WBC के पार्ट को ये बुलाता है, ये होता है इस्नोफिल्स, इस्नोफिल्स को अपने पास ज़्यादा वहाँ पे बुलाता है और इसको एक्टिवेट भी करता है, ठीक है। It means it can chemotactic for eosinophils, and also it can activate the eosinophils. And the another is that this eosinophils after the activation, आफ्टर एक्टिवेशन के बाद ये क्या होता है कि ये रिलीज करता है कुछ प्रोटीन्स जिसको कहते हैं MBP प्रोटीन्स, जिसका नाम है मेजर बाइंडिंग मेजर बेसिक प्रोटीन, ठीक है, एंड सेवरल केटाइनिक प्रोटीन, ठीक है। ये जो क्या करता है, जो ये MBP और केटाइनिक प्रोटीन जो रिलीज हुआ, ये क्या करता है, वहाँ के जो पास वाले जो इपिथेलियल सेल हैं, जो ब्रोंकियल पाथवे में जो इपिथेलियल सेल है, उसको ये क्या करता है, डैमेज करता है और एयरवे को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, एयरवे का कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। एक बार फिर से समझिए, जैसे लेट फेज रिएक्टेंट में जैसे 4 से 8 घंटा बाद क्या होता है कि एक कंपाउंड रिलीज होता है जिसका नाम है ईओटैक्सिन, जो कि प्रोड्यूस होता है T हेल्पर 2 सेल्स द्वारा। और मेनली ये किनके एक्टिवेशन से होता है, तो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 के एक्टिवेशन से ऐसा प्रोड्यूस होता है, जो कि कीमोटैक्टिक होता है। कीमोटैक्टिक फॉर व्हाट, इस्नोफिल्स को ये वहाँ पे मतलब लाता है। और दूसरा का क्या करता है कि इस इस्नोफिल्स को भी एक्टिवेट कराता है। जब ये स्नोफिल एक्टिवेट होता है तो वो रिलीज करता है MBP, जिसका नाम है मेजर बेसिक प्रोटीन और केटाइनिक प्रोटीन। और वो मेजर बेसिक प्रोटीन और केटाइनिक प्रोटीन क्या करता है कि वहाँ का जो रेजिडेंट जो इपिथेलियल है और एयरवे, इपिथेलियल को तो ब्रेक डाउन कर दिया, डैमेज कर दिया, और दूसरा क्या किया कि एयरवे का कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया। और क्या होता है कि कभी काल मान लीजिए कि आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, जैसे एस्पिरिन, ठीक है, तो कभी कहा जाता है ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा आपको हो गया। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हम जो दवा लिए हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते जो हम क्या होता है कि जो भी ये नॉर्मली 2 पाथवे में, जैसे एराकिडोनिक एसिड वाला जो पाथवे है, ठीक है, PLP एराकिडोनिक एसिड, तो एक होता है कॉक्स पाथवे में जाता है, ठीक, एक जाता है लॉक्स पाथवे में।
नॉर्मली जो एस्पिरिन है वो कॉक्स पाथवे को बंद कर देता है और स्टिमुलेट किधर कर देता है, सारा लॉक्स की तरफ। और ये लॉक्स क्या रिलीज करते हैं, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज करते हैं। और ये जो ल्यूकोट्राइन्स सी हो गया, ल्यूकोट्राइन्स डी हो गया, ल्यूकोट्राइन्स E4 हो गया, ये ज़्यादातर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोलॉन्ग्ड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, प्रोलॉन्ग्ड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। और जैसे मान लीजिए कि कभी कल एक और सुने जैसे ACH एसिटाइल कोलिन, जो ये एसिटाइल कोलिन अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए बॉडी में नॉर्मली ये रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन भी क्या करता है, वहाँ के जो स्मूथ मसल होते हैं, स्मूथ ब्रोंकियल स्मूथ मसल को भी ये क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। तो इसके चलते भी ये ड्रग इंड्यूस हो गया, एस्पिरिन हो गया और आपका एसिटाइल कोलिन हो गया, कि जो कि आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकता है। अब देखते हैं कि इसमें कि क्या क्या इसका हिस्टोलॉजिकल चेंजेज होता है, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल चेंजेस को पढ़ने के लिए और नॉर्मली कि ब्रोंकाई में क्या क्या चेंजेस होता है और ब्रोंक्यूल्स में क्या क्या चेंजेस होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक यहाँ पे एक डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये नॉर्मल एयरवे है, ठीक है, ये नॉर्मल है। और ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये है अपना एपिथेलियम, ये एपिथेलियम। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये देखिए जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक, ये है अपना स्मूथ मसल्स हैं सब, ये स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, जो कि स्मूथ मसल्स का क्या हो चुका है, हाइपरप्लेजिक हो चुका है। नॉर्मली देखिए यहाँ पे थोड़ा कम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल्स का जो है हाइपरप्लेजिया हो चुका है, हाइपरप्लेजिया ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को देख सकते हैं, ल्यूमेन को देखिए। ल्यूमेन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ का जो ल्यूमेन है थोड़ा देखिए, और यहाँ पे ल्यूमेन क्या हो गया है, नैरो हो गया है, ठीक है। ल्यूमेन भी नैरो हो चुका है। नॉर्मली इस डायग्राम को समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये है अपना, इसमें जो लगे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ब्रोंक्यूल का, ठीक है, ये ल्यूमेन है और ये इपिथेलियल सेल लगे हैं, ठीक है, इपिथेलियल, ठीक है। और ये जो है ये है आपका गॉबलेट सेल, ठीक है, गॉबलेट सेल। और ये है अपना स्मूथ मसल्स। और ये सेवरल जो अटैच है ये है कार्टिलेज। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स भी हैं, सब म्यूकोसल ग्लैंड भी हैं। इसमें क्या होता है कि, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें साथ में, इसमें क्या होता है कि एंजियोजेनेसिस हो जाता है, एंजियोजेनेसिस मोर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हाइपरप्लेजिया होगा मसल्स का, स्मूथ मसल का, तो उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए कि उसको मतलब वो वहाँ का जो सेल है वो हाइपोक्सिया में ना जाए, तो वहाँ पे एक और प्रोसेस चलता है एंजियोजेनेसिस, कि जिसकी कमी को पूर्ति कर सके, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या हो गया, यहाँ देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, इसमें ये एंजियोजेनेसिस हो गया, तो ब्लड वेसल्स का ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन हो चुका है। दूसरा क्या है कि इसमें नॉर्मल गॉबलेट सेल देखा जाए, ठीक है, तो गॉबलेट सेल कम है, तो म्यूकस का भी जो सिक्रीशन है अमाउंट, लिटिल अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट में है। लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे गॉबलेट सेल का क्या हो चुका है, हाइपरप्लेजिया हो चुका है, बहुत सारा नंबर बढ़ गया है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, जो म्यूकस का भी जो सिक्रीशंस है वो भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और क्या है कि जो ये है इपिथेलियल सेल्स जो है, ठीक है, मतलब इपिथेलियल सेल के जो नीचे, और ये मेनली क्या है कि इस इपिथेलियल सेल का भी देखिए
यहाँ पे क्या डिपोजिशन हो गया है, कोलेजन का डिपोजिशन हो चुका है। अब कोलेजन का डिपोजिशन होगा कहाँ पे, तो सब इपिथेलियल इसका फाइब्रोसिस होगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग पढ़ेंगे क्या दिक्कत है इससे, सब म्यूकोसल ग्लैंड का। तो इस सब से क्या होगा, स्मूथ मतलब इसके चलते आपको एक्सपायरेटरी जो है, एक्सपायरेशन के दौरान आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यही जब आप एयर को फिर बाहर की तरफ भेजते हैं तो विज साउंड ये प्रोड्यूस करता है, विज साउंड, क्योंकि ये क्या हो चुका है, हाइपरप्लेजिक और हाइपरट्रॉफिक हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें म्यूकस प्रोडक्टिव, इसमें कफ हो जाता है, प्रोडक्टिव कफ भी होता है, क्योंकि म्यूकस सेल का सिक्रीशन भी क्या हो जा रहा है, इसमें म्यूकस ज़्यादा बढ़ गया है तो म्यूकस सेल का सिक्रीशन भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक, सेम वही कंडीशन देखिए यहाँ पे ल्यूमन नैरो हो चुका है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें देखिए ये जो है आप देख रहे हैं ये नॉर्मली, ठीक है, ये क्या हो चुका है, सब इपिथेलियल में क्या हो गया है, सब इपिथेलियल में कोलेजन का डिपोजिशन हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल, ये आपको याद करना पड़ेगा, ए बी सी और डी। देखते हैं कि इसका जो है हिस्टोलॉजिकल जो चेंजेस है वो क्या क्या है इसमें। व्हाट आर द हिस्टोलॉजिकल चेंजेस इन दिस कंडीशन, द हिस्टोलॉजिकल चेंजेस, पहला क्या है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी क्या हो चुकी है, थिकनिंग, जो हम देखे हैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे सब म्यूकोजल ग्लैंड जो है, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स का क्या हो चुका है, हाइपरट्रॉफी। ठीक है, और जो वहाँ का स्मूथ मसल्स है उसका क्या हो चुका है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिक दोनों हो चुका है। ठीक है, ऑफ स्मूथ मसल। और जो क्या है कि यहाँ पे सब इपिथेलियल जो है लेयर, सब इपिथेलियल लेयर इसका हो चुका है वहाँ पे हो चुका है कोलेजन का डिपोजिशन, जो कि हम देखे थे। अब क्या है, HPE फाइंडिंग देखते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। ठीक है, इसमें 3 स्ट्रक्चर मिलता है नॉर्मली। ठीक है, एक होता है क्रियोला बॉडी, ठीक है, क्रियोला बॉडी, एक होता है कर्चमैन स्पाइरेलिस। ठीक है, क्रियोला बॉडी और होता है कर्चमैन स्पाइरेलिस। ठीक है, और जो लास्ट जो होता है चारकोट लेडन क्रिस्टल्स, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्रियोला बॉडी क्या होता है, कर्चमैन स्पाइरेलिस क्या होता है, चारकोट लेडन बॉडीज क्या होता है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे समझिए इसको, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, ये है चारकोट लीडन क्रिस्टल्स। ठीक है, ये चारकोट लीडन क्रिस्टल्स ये कहाँ से डिराइव होता है, ये डिराइव होता है, डिराइव्ड फ्रॉम स्नोफिल लाइसोफॉस्फोलाइपेज बाइंडिंग प्रोटीन, लाइसोफॉस्फोलाइपेज प्रोटीन जिसका नाम है नोन एज गैलेक्टिन 10, जिसका नाम है गैलेक्टिन 10। तो ये कर्चमैन स्पाइरेलिस जो है ये प्रेजेंट होता है आपके इस डिजीज कंडीशन में। ठीक है, अब क्या है कि अनदर जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये देखिए, ठीक है,
ये है स्ट्रक्चर जो स्पाइरल की तरह दिख रहा है, ऐसे देखिए, ऐसे, ठीक है। इसका जो नाम है कर्चमैन स्पाइरलिस, कर्चमैन स्पाइरल बॉडी। ये भी जो है, ये कहाँ से डिराइव होता है? मेनली ये जो म्यूकस जो है, म्यूकस, इट इज अ म्यूकस प्लग containing what? Desquamated desquamated epithelial cell, epithelial cell and eosinophils, and form what? Form a spiral shaped cast in the airway, ठीक है। ये जो होता है कर्चमैन्स स्पाइरलिस, एक क्या होता है, म्यूकस प्लग है, ठीक है, जो कि बनता है डीस्क्वामेटेड इपिथेलियल सेल से और एस्नोफिल से, जो कि आपके एयरवे में बनता है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कर्चमैन्स स्पाइरलिस बॉडी, ठीक है। ये नॉर्मली जो है, ये आपके बनता है अस्थमा में, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक, इसको देखिए, इसको कहते हैं क्रियोला बॉडीज, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर है, एक ये हुआ क्रियोला बॉडी, ठीक, ये हुआ चारकोट लिडेन, जो कि एस्नोफिलिक लाइसोलाइपेज बाइंडिंग प्रोटीन से बनता है, ठीक है। तो ये है गैलेक्टिन, और ये है आपका कर्चमैन्स स्पाइरलिस बॉडी, ठीक। ये हुआ अपना नॉर्मली अस्थमा। थैंक्स फॉर watching